हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का थर्ड लेक्चर होने जा रहा है। फर्स्ट टू लेक्चर्स में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल एंड डक्टाइल मटेरियल, इन दोनों के बारे में डिस्कस किया है। और इसके बाद जो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले टॉपिक्स है वो है हुक्स लॉ एंड इलास्टिक कांस्टेंट। ओके, तो फर्स्ट टू वीडियोस को आप जरूर देख लेना ताकि जो भी आज हम पढ़ेंगे वो आपको बहुत ही इजीली अंडरस्टूड हो जाए। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हुक्स लॉ के साथ। सो इसका जो बेसिक स्टेटमेंट है वो ये है, इट स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली दो टर्म्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है या इंट्रोडक्शन हुआ है, वो है स्ट्रेस एंड दूसरा है स्ट्रेन। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, दैट इज पी बाय ए। इसे हम ऐसे मैथमेटिकली लिखते हैं पी बाय ए। और जो भी स्ट्रेन होता है वो होता है चेंज इन लेंथ, जिसे हम डेल्टा एल से भी डिनोट करते हैं पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ओके, सो सिग्मा यानी कि स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि बॉडी पे कितना फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में या एरिया के अकॉर्डिंगली। तो उसको जो बॉडी रेजिस्ट करती है डिफॉर्मेशन को, तो उसे हम सिंपली कहते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेन में होता यह है कि जब भी बॉडी पे कोई यहाँ पे लोड आता है तो बॉडी में जो भी कुछ चेंज इन डायमेंशन, यानी कि इस केस में लेंथ है तो चेंज इन लेंथ, और वो पर यूनिट हम मेजर करते हैं लेंथ में, यानी कि कितना डिफॉर्मेशन उसमें हुआ या कितना उसमें चेंजेस हुआ पर यूनिट लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेस जो होता है वो है रेजिस्टेंस ऑफर बाय बॉडी और स्ट्रेन होता है डिफॉर्मेशन विच ऑकर्स आफ्टर लोड्स। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में। प्रॉपरली हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में उसको डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। सो बेसिकली जो हुक्स लॉ का स्टेटमेंट है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो इसको हम यहाँ पे आगे थोड़ा सा डिराइव करते हैं। सो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऐसा जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर कोई भी क्वांटिटी, सपोज ये फर्स्ट क्वांटिटी स्ट्रेस है और सेकंड क्वांटिटी जो है वो है स्ट्रेन, तो जब भी कोई यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईच अदर को या अपोनेंट क्वांटिटी को, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं ये क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, इस केस में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, तो सपोज स्ट्रेस में बढ़ाता हूँ तो एज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, सॉरी यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन यहाँ पे लिखा। सो ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एप्सिलॉन। ओके, तो अगर हम स्ट्रेस यहाँ पे बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और अगर स्ट्रेन को वाइस वर्सा भी ये हो सकता है, अगर स्ट्रेस में कम करता हूँ तो स्ट्रेन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेन भी यहाँ पे कम हो जाएगा। ओके, तो ये होता है मीनिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो जो हुक्स लॉ कहता है या इसका सिग्निफिकेंस ये है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जब भी हम यहाँ पे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ जो है या कर्व जो है वो प्लॉट करते हैं, ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, तो स्ट्रेन एप्सिलॉन से हम डिनोट करते हैं। तो स्ट्रेन ये दोनों का कर्व जब हम करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ओके, तो प्रोपोर्शनल लिमिट जो ये होता है कि यानी कि ऐसा लिमिट होता है कि जहाँ पे जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो एज अ स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बिहेव करता है। ओके, स्ट्रेट लाइन बिहेवियर मतलब क्या होता है, सिंपल टर्म में अगर बताना हम चाहे तो जब भी बॉडी पे हम स्ट्रेसेस अप्लाई करते हैं, ओके, तो बॉडी जो है सडनली ऐसे डिफॉर्म नहीं होती जैसे ऐसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हम यहाँ पे देखते हैं। तो बॉडी क्या करती है, पर्टिकुलर एक स्टेज पे जहाँ पे ये पॉइंट है अभी, तो उस पॉइंट तक बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता या चेंज इन लेंथ यहाँ पे नहीं होता। ओके, तो ये जो पॉइंट पर्टिकुलर होता है तो उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ओके, तो ये जो पॉइंट हो गया ये हमारा हो गया प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, और इस प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को यहाँ पे हुक्स लॉ यहाँ पे फॉलो करता है, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, तो ये बेसिक यहाँ पे स्टेटमेंट के बारे में हो गया। तो ये होता है हुक्स लॉ। उसके बाद जो डिराइव नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे इससे डिराइव होता है वो होता है एक्सियल इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज मीन बाय प्रिज्मेटिक बार। तो प्रिज्मेटिक बार, सपोज ये मेरा बार है यहाँ पे और इस पे मैं कुछ भी लोड लगा रहा हूँ। ओके, तो प्रिज्मेटिक का मतलब ये होता है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट होना। ओके, सो प्रिज्मेटिक जो बार होता है या प्रिज्मेटिक का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट डायमेंशन और सेम और इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके, थ्रू आउट इट्स लेंथ। ओके, तो ये जब भी यहाँ पे थ्रू आउट जो जाता है, तो जब भी यहाँ पे कोई किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो हमारा रहता है, अगर उसका डायमेंशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होता है तो हम उसे प्रिज्मेटिक बार यहाँ पे कहते हैं। उसके बाद जो है एक्चुअल जो इलोंगेशन होता है उसका जो फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा विच इज इक्वल टू पी एल बाई ए ई, वेयर पी इज स्टैंडर्ड लोड, एल इज लेंथ, ए मतलब एरिया एंड ई इज इक्वल टू इलास्टिक कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला कैसे यहाँ पे डिराइव हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो एज हमें नो है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट मीन
यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, तो जब भी हमें ये प्रोपोर्शनलिटी का ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको अगर हमें रिमूव करना होता है तो हम उसकी जगह पे यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस केस में जो कांस्टेंट हम रखेंगे वो रखेंगे ई, दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को जो है हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे और सिंपली ये जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा यहाँ पे सिग्मा दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्ट्रेन इनटू ई। ओके, और ई जो है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने रिमूव करने के लिए यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर कांस्टेंट है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया पर्टिकुलर हमारा फॉर्मूला डिराइव। ओके, तो ये फॉर्मूला डिराइव होने के बाद हमें जो नेक्स्ट टर्म मिलती है वो यहाँ पे हमें इन ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है इन दोनों को हमें फॉर्मूला फॉर्म में यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू पी बाय ए, जिससे कि हमें यहाँ पे डेफिनेशन में भी पढ़ा है और हमें पता है कि पी बाय यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म है स्ट्रेस का, तो वैसे हमने यहाँ पे लिख दिया विच इज इक्वल टू स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, और ये जो टर्म्स है दोनों ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे ई से, यानी कि कॉन्स्टेंट से, तो ये हो गया ई। ओके, तो अभी ये जो है हमारे पास ये ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद हम सिंपली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के बीच में करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला पर्टिकुलर बन के आएगा वो होगा PL, ओके, एंड इट इज डिवाइड बाय A इंटू चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल, और कांस्टेंट जो है ई वैसे के वैसा रहेगा। ओके, और इस पर्टिकुलर केस में अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये जो चेंज इन लेंथ है वो इक्वल होगी लेंथ के। ओके, सो चेंज इन लेंथ अगर इक्वल होगी लेंथ के तो जो भी पर्टिकुलर यहाँ पे ये जो लेंथ और चेंज इन लेंथ है ये दोनों जाके यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। ओके, और सिंपली जो रिमेन रहेगा वो होगा पी बाय ए, और पी बाय ए जो है वो होता है हमारा सिंपली स्ट्रेस। ओके, तो बेसिकली हमारा यहाँ पे डेरिवेशन ये आता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और सिंपली इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट ई। ओके, क्योंकि जैसे कि हमने देखा पी बाय ए में यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया है, तो सिग्मा विच इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ई। ओके, तो इस फॉर्मूले से यहाँ पे पी एल बाई ए ई ये एक्चुअल इलोंगेशन फॉर प्रिज्मेटिक बार का जो पर्टिकुलर यहाँ पे फॉर्मूला है वो डिराइव होता है। उसके बाद डिफ्लेक्शन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट, उसके लिए भी यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला इसी रिलेशन से हुक्स लॉ के रिलेशन से ही डिराइव होता है, दैट इज पी एल बाई टू ए ई। ओके, देन अगर आपको कोनिकल बार का ये अगर डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो वो होता है गैमा एल स्क्वायर अपॉन 6e विच इज इक्वल टू 1/3 इंटू डिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ऑफ सेम लेंथ। ओके, तो ये बेसिक यहाँ पे फॉर्मूलाज और हुक्स लॉ के बारे में हो गया। और जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि दो यहाँ पे फॉर्मूलेज या दो यहाँ पे स्टैंडर्ड केसेस यहाँ पे है। सो ई ऑफ कास्ट आयन यानी कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कास्ट आयन इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ई ऑफ स्टील। ओके, तो जो भी कुछ कास्ट आयन का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है या यंग्स मॉडुलस होता है तो वो स्टील के हाफ होता है। ओके, 1/2 स्टील। उसके बाद एल्यूमिनियम के लिए जो ई होता है ई एल्यूमिनियम इज 1/3 ऑफ स्टील। ओके, तो ये दोनों यहाँ पे टर्म्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट के लिए पूछे भी जा सकते हैं, तो यहाँ पे इंसर्ट मैंने किया है इसको। तो ये था बेसिक हुक्स लॉ एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बार, ये दोनों बार्स के प्रिज्मेटिक बार एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बार, कोनिकल बार, इन दोनों के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे केसेस है हमारे पास डिफ्लेक्शन ऑफ टैपर बार के, तो सर्कुलर टैपर बार, रेक्टेंगुलर टैपरिंग बार और इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस ऑफ पैरेलल कंपोजिट बार्स। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन फॉर्म फाइंड आउट करने के ये स्टैंडर्ड यहाँ पे फॉर्मूलेज है। ओके, तो सर्कुलर टैपरिंग बार अगर है तो जो भी चेंज इन लेंथ होगा या डेल्टा एल होगा वो डिफ्लेक्शन होगा, वो होगा 4pl अपॉन पाई ई d1 d2। ओके, तो डायमेंशंस जो है 4p फॉर लोड, l फॉर लेंथ, उसके बाद ई तो हमारा कांस्टेंट है एंड d1 d2 जो है ये पर्टिकुलर ये दो डायमीटर्स है। उसके बाद आता है रेक्टेंगुलर टैपरिंग बार, सो विच इज इक्वल टू pl log e b2 बाई b1 विच इज डिवाइड बाय ई इंटू स्मॉल टी b2 माइनस b1। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर टैपरिंग बार के लिए। और इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस ऑफ पैरेलल कंपोजिट बार के लिए, अगर दो पैरेलल कंपोजिट बार्स है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा a1 e1 प्लस a2 e2 विच इज डिवाइड बाय a1 प्लस a2। ओके, तो ये कुछ स्टैंडर्ड यहाँ पे केसेस थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, वो है इलास्टिक कांस्टेंट। ओके, तो इलास्टिक कांस्टेंट बेसिकली होते क्या है? सो इलास्टिक कांस्टेंट आर फैक्टर विच डिटरमाइंस द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेस एक्टिंग ऑन मटेरियल। ओके, तो ये जो भी यहाँ पे इलास्टिक कांस्टेंट है यहाँ पे तीन टाइप्स के हैं। फर्स्ट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देन सेकंड है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड थर्ड है बल्क मॉडुलस। तो यहाँ पे इनमें जो है सो बेसिकली इलास्टिक कांस्टेंट स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ओके, स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये स्ट्रेसेस है इन पे अप्लाई होने वाले, तो
तो उसको यहाँ पे एक बार हमें यहाँ पे इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में जो भी कुछ स्ट्रेसेस है वो है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। दैट मीन्स बॉडी पे, ये सपोज मेरी यहाँ पे बॉडी है, तो इस पर अगर स्ट्रेसेस अलोंग द साइड्स आ रहे हैं, अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। ओके, तो ये जो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस पी है, ये जो भी पर्टिकुलर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा तो इसे हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, उसके बाद आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विच इज शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। ओके, शियर स्ट्रेस जिसको हम टाउ से भी यहाँ पे डिनोट करते हैं, और जो शियर स्ट्रेन रहता है उसे हम फाई से डिनोट करते हैं। ओके, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में बेसिकली यहाँ पे शियर स्ट्रेस ऑकर होता है, मतलब ये जो भी पर्टिकुलर मटेरियल है, ओके, उसके बाद उसके ऊपर फोर्सेस या जो भी स्ट्रेसेस आप अप्लाई करते हो, उसके बाद जो भी पर्टिकुलर शियर स्ट्रेस यहाँ पे आएगा, ओके, अलॉन्ग विथ शियर स्ट्रेन, तो उसे हम यहाँ पे कहेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और उसको हम जी से भी डिनोट करते हैं। तो ये हो गया शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन। देन थर्ड जो हमारा फैक्टर है वो है बल्क मॉडुलस विच इज डायरेक्ट स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, तो बेसिकली बल्क मॉडुलस में यहाँ पे होता है डायरेक्ट स्ट्रेस इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका मतलब मीनिंग ये होता है, सपोज हमारा ये ऐसे हमने एक क्यूब यहाँ पे लिया है, ओके, और इसमें 3 डायरेक्शंस में हम फोर्स देंगे। सपोज ये सिग्मा एक्स है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स, उसके बाद सिग्मा वाई, एंड उसके बाद ये होगा सिग्मा जेड। ओके, तो जो भी हमने यहाँ पे स्ट्रेसेस यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रोड्यूस किए हैं, ओके, तो ये जो भी स्ट्रेसेस जो भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देते हैं, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम देते हैं, जैसे ही हम ये डायरेक्ट स्ट्रेस उस पर अप्लाई करते हैं, ये जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस हम अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से ये जो वॉल्यूम में चेंजेस आता है, तो उसे हम कहते हैं बल्क मॉडुलस, और उसे हम डिनोट करते हैं के से। ओके, तो ये यहाँ पे बेसिक यहाँ पे हो गया इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है पॉइजन्स रेशो, उसे हम म्यू से यहाँ पे डिनोट करते हैं। सो म्यू का जो फॉर्मूला है या पॉइजन्स रेशो का फॉर्मूला वो है लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, तो यहाँ पे लैटरल स्ट्रेन के आगे माइनस साइन है, तो उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो म्यू जो है बेसिकली है लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो यहाँ पे ये हमारा सपोज ये एक हमारा स्टील का बार है, उसके बाद हमने यहाँ से उसको फोर्सेस अप्लाई किए या पुल अप्लाई किया, पी फोर्स या स्ट्रेसेस अप्लाई किए। ओके, उसके बाद अलोंग दिस साइड यानी कि लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, ओके, ये हो गया हमारा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, या लॉन्जिट्यूडिनल साइड में कितना उसका डिफॉर्मेशन हो गया। और उसके बाद लैटरल स्ट्रेन का मीनिंग होता है अलोंग साइड्स उसका यहाँ पे कितना जो है डिफॉर्मेशन हो गया है। ओके, तो यहाँ पे हम अगर बात करते हैं माइनस साइन की, तो वो क्यों आता है कि जैसे ही हम यहाँ पे फोर्सेस अप्लाई करते हैं पी, तो जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती है, ओके, तो ये लेंथ ज़रूर बढ़ती है, लेकिन इसका जो डायमीटर है या ये जो थिकनेस है वो कम हो जाता है। ओके, तो ये जो है ये कम होता जाता है। तो ये जो फिनोमेना कॉज होता है, तो ये रिडक्शन यहाँ पे दिखाता है, और उसे शो करने के लिए हम म्यू में यहाँ पे माइनस लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन ऐसे हम डिफाइन करते हैं। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे पॉइजन्स रेशो के बारे में। उसके बाद जो स्टैंडर्ड यहाँ पे कुछ केसेस यहाँ पे दिए हैं। सो म्यू जो होता है वो 0 to 0.5 के बीच में लाई करता है। सो म्यू इज इक्वल टू 0 फॉर कॉर्क, उसके बाद म्यू इज इक्वल टू 0.5 फॉर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी दैट इज रबर, उसके बाद म्यू 0.25 to 0.42 फॉर इलास्टिक मेटल्स, म्यू इज इक्वल टू 0.1 to 0.2 फॉर कॉन्क्रीट, देन म्यू इज इक्वल टू 0.286 फॉर माइल्ड स्टील। एंड जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है एमसीक्यू पॉइंट से एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है, म्यू इज ग्रेटर फॉर डक्टाइल मेटल्स दैन ब्रिटल मेटल्स। ओके, तो म्यू जो है हमेशा यहाँ पे जो भी हमारे पर्टिकुलर डक्टाइल मेटल्स होते हैं, ओके, तो उसमें ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू ब्रिटल मेटल्स, क्योंकि उसका रीज़न बहुत ही यहाँ पे कॉमन है या बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ये है कि जो मोलेकुलर अट्रैक्शन होता है डक्टाइल मेटल्स में एज़ कम्पेयर टू ब्रिटल मटेरियल्स ये ज़्यादा होता है। तो इसलिए म्यू जो है यानी कि कोहेजन इन शॉर्ट यहाँ पे होता है, तो वो यहाँ पे ज़्यादा उसमें पाया जाता है। तो ये हो गया यहाँ पे पॉइजन्स रेशो म्यू के बारे में। देन यहाँ पे नेक्स्ट जो भी टर्म है वो है रिलेशन बिटवीन ई के जी म्यू। ओके, तो ई मतलब यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, के जो हमने अभी अभी देखा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड के इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस। ओके, तो इन जो भी 4 फैक्टर्स है और म्यू जो पॉइजन्स रेशो है, ये इन चारों के बीच में जो रिलेशन है वहाँ पे यहाँ पे हम देखते हैं। ओके, तो ये दोनों इस पे 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में फॉर्म होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे रिलेशंस यहाँ पे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं और जो भी करेक्ट बने वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है, या दूसरा जो है इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल यहाँ पे देते हैं। सपोज आपको ई दिया है, ओके, म्यू दिया है, तो आपको के फाइंड करना पड़ेगा, या फिर
अगर आपको कौन सा भी टर्म दिया है, सपोज जी और म्यू दिया है, तो उसके ऊपर से यहाँ पे ई वगैरह आपको निकालना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। तो ये दोनों टाइप के आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन जो है वो एक बार डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट जो रिलेशन है वो है ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ओके, देन सेकंड है ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। थर्ड है ई इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस जी। एंड फाइनल जो है म्यू इज इक्वल टू 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g। ओके, तो यहाँ पे ये बेसिक यहाँ पे रिलेशंस हैं जिनको आपको ज़रूर पढ़ना है, ताकि आपको एग्जाम में यहाँ पे जो भी इलास्टिक कांस्टेंट के क्वेश्चन फ्रेम होंगे तो आप इजीली उसको आंसर कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो चार्ट दिया है वो है मटेरियल एंड उसके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। ओके, तो इसके बीच में यहाँ पे जो भी मटेरियल है पर्टिकुलर, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक, तो उनके लिए कितने नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। सो फर्स्ट जो मटेरियल है वो है होमोजीनियस। तो होमोजीनियस जो भी पर्टिकुलर हमारा मटेरियल होता है उसका मीनिंग ये होता है कि सेम प्रॉपर्टीज इन वन डायरेक्शन, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। आइसोट्रोपिक जो मटेरियल है उसको हम जब आइसोट्रोपिक मटेरियल को हम आइसोट्रोपिक जो है ऐसे डिफाइन करते हैं कि जिस भी पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टीज जो है अलोंग ऑल डायरेक्शन सेम होती है तो उसे हम आइसोट्रोपिक यहाँ पे बोलते हैं। उसके बाद ऑर्थोट्रोपिक, जो भी किसी मटेरियल, जो भी कोई हमारा मटेरियल है, अगर वो उसके जो भी अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज शो करता है, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इट शोज सेम प्रॉपर्टी, तो उसे हम ऑर्थोग्राफिक करते हैं। ऑर्थोग्राफिक या ऑर्थोट्रोपिक उसको कहते हैं। और एनिसोट्रोपिक में जो भी हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है वो थ्रू आउट ऑल डायरेक्शन यहाँ पे सेम रहता है। ओके, तो उसके लिए जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट है जो बहुत से जूनियर इंजीनियर एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो वो यहाँ पे फॉर होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक के लिए 2, उसके बाद जो भी है ऑर्थोट्रोपिक है उसके लिए 9 और एनिसोट्रोपिक के लिए 21। ओके, तो ये यहाँ पे बेसिक एक चार्ट था जो हमेशा एग्जाम में बहुत बार यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये ज़रूर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ज़रूर यहाँ पे पढ़िएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी इलास्टिक कांस्टेंट और हुक्स लॉ के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे आगे वाला जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, जो होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अंडर ट्राइएक्सियल लोडिंग, उसके बाद यूनिएक्सियल लोडिंग ऑन रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, और उसके बाद ट्राइएक्सियल लोडिंग ऑन रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। ओके, तो इसके बारे में हम यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।